नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि रीजनिंग के अंतर्गत हमने पिछले अध्याय में यानी भाग 2 में हमने पढ़ा था नंबर 9 पर उत्पाद और उनका कच्चा माल, नंबर 10 पर पढ़ा था शब्द युग्म, नंबर 11 पर पढ़ा था वस्तु और उनके महत्वपूर्ण भाग, नंबर 12 पर पढ़ा था जानवर, वस्तु और उनके रहने तथा रखने का स्थान, नंबर 13 पर पढ़ा था वस्तु, जंतु और उनके वर्गीकरण का संबंध, नंबर 14 पर पढ़ा था जानवर और उनकी आवाज़, नंबर 15 पर पढ़ा था लैंगिक संबंध, नंबर 16 पर पढ़ा था जंतु और उनके बच्चे का संबंध, नंबर 17 पर पढ़ा था वस्तु या जंतु एवं उनके समूह और नंबर 18 पर हमने पढ़ा था जंतु और उनका व्यवहार। नंबर 19 पर पढ़ेंगे शब्द और उनका प्रबल रूप। जिस प्रकार बोलना चिल्लाना से संबंधित है, हमारा बोलना और चिल्लाना एक दूसरे से संबंधित है, उसी प्रकार झगड़ना किससे संबंधित है? जिस प्रकार बोलना और चिल्लाना से संबंधित है, बोलना चिल्लाना से संबंधित मतलब हम किसी से बात करते हैं तो उसे बोलना कहते हैं, और चिल्लाना यानी कि हम किसी पर क्रोध करते हैं तो उसे चिल्लाना कहते हैं। उसी प्रकार झगड़ा किससे संबंधित है? झगड़ा किससे संबंधित है? बोलना चिल्लाने से संबंधित यानी कि बोलना आराम से और चिल्लाना जोर से ज़्यादा। उसी प्रकार झगड़ा करना किससे संबंधित है? तो झगड़ा आराम से होता है। उसी प्रकार से इसी का संबंध किससे है? उदास या पाप या युद्ध या क्रोध या इनमें से कोई नहीं। यानी कि जिस प्रकार से बोलना चिल्लाने से संबंधित है, उसी प्रकार झगड़ा करना युद्ध से संबंधित है। इसका आंसर भी दिया हुआ है कि जिस प्रकार बोलना का प्रबल रूप चिल्लाना होता है, उसका तेज रूप चिल्लाना होता है, उसी प्रकार झगड़ा का प्रबल रूप युद्ध होता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण नीचे दिए हुए हैं, आइए हम इनको जान लेते हैं। जैसे अस्वीकार को मना कर देना, गलती को भारी भूल, बोलना का चिल्लाना, आग लग जाना का जलाना, हल्की गीली यानी भिगोना, क्रोध का अपार क्रोध। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं। आइए आगे हम अब कुछ प्रतीक और उनके संकेत समझ लेते हैं। जैसे कि उदाहरण दिया है, जिस प्रकार सफ़ेद कबूतर शांति से संबंधित है, सफ़ेद कबूतर शांति से संबंधित है, उसी प्रकार कमल किससे संबंधित है? जिस प्रकार सफ़ेद कबूतर शांति से संबंधित है, उसी प्रकार कमल किससे संबंधित है? तो जिस प्रकार सफ़ेद कबूतर शांति से संबंधित है, उसी प्रकार कमल शांति या शोक या खतरा या सौभाग्य या सभ्यता और संस्कृति से संबंधित। यानी कि कमल हमारा संबंधित है किससे? सभ्यता और संस्कृति से। यानी कि जिस प्रकार सफ़ेद कबूतर शांति से संबंधित है, उसी प्रकार हमारा कमल सभ्यता और संस्कृति से संबंधित है। इसका आंसर भी यही है। तो जिस प्रकार सफ़ेद कबूतर शांति का प्रतीक है, उसी प्रकार कमल सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। आइए कुछ प्रतीक चिन्हों को जान लेते हैं। नीचे महत्वपूर्ण प्रतीक और उनके संकेत दिए हुए हैं, तो हम उनको जान लेते हैं। जैसे स्वस्तिक सौभाग्य का प्रतीक है, कमल सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है, सफ़ेद कबूतर शांति का प्रतीक है, जैतून की पत्तियां शांति का प्रतीक है, काली पट्टी शोक या विद्रोह का प्रतीक है, विक्टोरिया क्रॉस जो शौर्य का प्रतीक है, काला रंग शोक का प्रतीक है, लाल रंग खतरे का प्रतीक है, हरा रंग रास्ता साफ है का प्रतीक है। नंबर 21 पर पढ़ेंगे हम आविष्कार और उनके आविष्कारक। यानी कि जैसे कि ये पेन है तो ये एक आविष्कार है, लेकिन इसका आविष्कारक कौन है? यानी कि इसको किसने खोज की इसकी, उसका देखेंगे हम। जिस प्रकार भाप इंजन जेम्स वॉट से संबंधित है,
यानी कि भाप इंजन को जेम्स वाट ने बनाया था। भाप इंजन को जेम्स वाट ने बनाया था। उसी प्रकार टेलीफोन किससे संबंधित है? तो इनके ऑप्शन दिए हुए हैं 4, लुई पास्चर, ऑटो हॉर्न, बुशबेल, ग्राहम बेल या इनमें से कोई नहीं। यानी कि भाप इंजन को जेम्स वाट ने बनाया था, उसी प्रकार टेलीफोन को ग्राहम बेल ने बनाया था। तो हमारा आंसर क्या है? टेलीफोन किससे संबंधित? तो टेलीफोन ग्राहम बेल से संबंधित है। अब नीचे कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार और उनके आविष्कार दिए हुए हैं। चलिए हम उनको कुछ जान लेते हैं, जो कि पूरा जानेंगे इनका। जैसे कि डीजल इंजन, तो किसने बनाया था? ये रुडोल्फ डीजल ने। उन्हीं के नाम से डीजल नाम आ गया है, रुडोल्फ डीजल। जेट इंजन किसने बनाया था? फ्रैंक व्हीटल ने। हेलीकॉप्टर ब्रैकेट ने। पनडुब्बी बुशबेल ने। साइकिल किसने बनाई थी? के मैकमिलन ने। रेडियो किसने बनाया था? जिम मार्कोनी। थर्मामीटर किसने बनाया था? फ़ारेनहाइट ने। वायुयान किसने बनाया था? राइट ब्रदर्स ने। फोटोग्राफी किसने बनाया था? एल डेक्यूरे। टाइपराइटर शोल्ज। इस प्रकार से जो कि विज्ञान में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है इनका। आइए अब हम जान लेते हैं इसके आगे। दोस्तों अब हम जानेंगे देश और राजधानी, यानी कि देश, कौन सा देश, उसकी राजधानी क्या है। तो उदाहरण, जिस प्रकार रूस मास्को से संबंधित है, यानी कि रूस की राजधानी क्या है? मास्को। उसी प्रकार जापान किससे संबंधित है? यानी कि रूस की राजधानी मास्को है, उसी प्रकार जापान की राजधानी क्या है? बर्लिन, टोक्यो, लीमा, ढाका या इनमें से कोई नहीं। तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। उसी प्रकार हमारा आंसर हुआ कि उसी प्रकार जापान टोक्यो से संबंधित है। नीचे महत्वपूर्ण देश और उनकी राजधानी दिए हुए हैं, जो कि आपको सबको पता है। मलेशिया, कुआलालंपुर, इंडोनेशिया, जकार्ता, फिलीपींस, मनीला, इटली, रोम, फ्रांस, पेरिस, इराक, बगदाद, केन्या, नैरोबी, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, चीन, बीजिंग, सऊदी अरब, रियाद, न्यूजीलैंड, वेलिंगटन। इस प्रकार से बहुत सारे देश और उनकी राजधानियां जो कि आपको पता ही है। राष्ट्र और उनके राष्ट्रीय प्रतीक, जिस प्रकार जर्मनी का संबंध ईगल से है, उसी प्रकार भारत का संबंध किससे है? भारत, जैसे कि जर्मनी का संबंध किससे? ईगल से, यानी कि जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? ईगल। उसी प्रकार से भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक चक्र, सफ़ेद लिली, गुलाब का फूल, चांद तारा या इनमें से कोई नहीं। तो जिस प्रकार जर्मनी का संबंध ईगल से है, उसी प्रकार से भारत का संबंध अशोक चक्र से है। ठीक है, हमारा आंसर भी यही है कि जिस प्रकार जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक ईगल है, उसी प्रकार भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र है। आइए कुछ नीचे महत्वपूर्ण राष्ट्र और उनके राष्ट्रीय प्रतीक दिए हुए हैं, जान लेते हैं इनको। ग्रेट ब्रिटेन का है सफ़ेद लिली, इटली का है सफ़ेद लिली, पाकिस्तान का चांद तारा है, स्पेन का ईगल है, फ्रांस का लिली, ईरान का गुलाब का फूल, भारत का अशोक चक्र, जर्मनी का ईगल और कनाडा का मेपल लीफ। राष्ट्र और उनकी राष्ट्रीय मुद्रा, देखिए जिस प्रकार स्पेन यूरो से संबंधित है, यानी कि स्पेन की राष्ट्रीय मुद्रा यूरो है, उसी प्रकार ब्रिटेन की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? डॉलर है या पाउंड या रूबल या रुपया। जिस प्रकार स्पेन यूरो से संबंधित है, यानी कि स्पेन की राष्ट्रीय मुद्रा यूरो है, उसी प्रकार से ब्रिटेन किससे संबंधित है? डॉलर या पाउंड या रूबल या रुपया। तो ब्रिटेन की राष्ट्रीय मुद्रा पाउंड है। ठीक है, हमारा आंसर भी यही है कि जिस प्रकार स्पेन की मुद्रा यूरो कहलाता है, उसी प्रकार ब्रिटेन की मुद्रा को पाउंड कहते हैं। हमारे भारत की मुद्रा को रुपया बोलते हैं। नीचे कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्र और उनकी राष्ट्रीय मुद्राएं दी हुई हैं, जैसे रूस का रूबल, अमेरिका का डॉलर, अर्जेंटीना का अस्ट्रल,
ऑस्ट्रेलिया का डॉलर, ईरान का रियाल, कनाडा में डॉलर, जर्मनी का यूरो, जापान का येन, नेपाल का नेपाली रुपया, पेरू का न्यूसोल, बांग्लादेश का टका, स्पेन का यूरो और भारत का भारतीय रुपया। ठीक है, आइए अब आगे पढ़ते हैं हम राष्ट्र और उनके राष्ट्रीय खेल। जिस प्रकार भारत का संबंध हॉकी से है, यानी कि हमारे देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। उसी प्रकार से स्पेन का संबंध किससे है? यानी कि जिस प्रकार भारत का संबंध हॉकी से, यानी कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। उसी प्रकार से स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राष्ट्रीय का खेल क्रिकेट, फुटबॉल, सांड की लड़ाई या बेसबॉल कौन सा है? चारों में से स्पेन का संबंध किससे? तो स्पेन का संबंध सांड की लड़ाई। किसकी? सांड की लड़ाई से, यानी कि वहां का राष्ट्रीय खेल सांड की लड़ाई। इसी प्रकार के क्वेश्चन आंसर हमें आगे पूछे जाएंगे, जिनका हम अध्ययन और अभी आगे और करेंगे। आइए कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्र और उनके राष्ट्रीय खेल दिए हुए हैं, उनको जान लेते हैं। तो भारत का है हॉकी, पाकिस्तान का भी हॉकी है, कनाडा का आइस हॉकी है, स्पेन का सांडों की लड़ाई है, इंग्लैंड का क्रिकेट है, अमेरिका का बेसबॉल है, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है और स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल है। आइए इसी कड़ी में हम आगे अब पढ़ेंगे पवित्र स्थल और उनका स्थान। उदाहरण के लिए जिस प्रकार पिरामिड मिस्र से संबंधित है, यानी पिरामिड कहाँ पर स्थित है? मिस्र में। उसी प्रकार ताजमहल कहाँ पर स्थित है? यानी कि ताजमहल उससे किससे संबंधित है? पाकिस्तान से, भारत से, नेपाल से या चीन से, या इनमें से कोई नहीं। यानी कि जिस प्रकार पिरामिड मिस्र से संबंधित है, उसी प्रकार ताजमहल किससे संबंधित? तो ताजमहल हमारा भारत से संबंधित है। ठीक है, आइए कुछ महत्वपूर्ण पवित्र स्थल और उनका स्थान दिया हुआ है, उसको जान लेते हैं। जैसे कि पिरामिड मिस्र में, पेगोडा रंगून, ताजमहल भारत में, पेंटागन अमेरिका में, लाल किला दिल्ली में, ब्राउन हाउस जर्मनी, मियामी फ्लोरिडा, शिकागो अमेरिका में, रेड स्क्वायर मॉस्को में, वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में, मारडेका पैलेस जकार्ता में। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे पवित्र स्थल और उनके स्थान जो कि आपने लगभग पढ़ा ही है। आइए जान लेते हैं कुछ समान शब्द जो कि इंग्लिश में भी रहते हैं और हिंदी में भी रहते हैं, जिसे हम हिंदी में समानार्थी शब्द कहते हैं। जिस प्रकार वेकेंट यानी कि एम्प्टी से संबंधित है, यानी वेकेंट का मतलब क्या होता है? एम्प्टी यानी खाली। उसी प्रकार डर्थ का किससे संबंधित है? तो जिस प्रकार वेकेंट एम्प्टी से संबंधित है, उसी प्रकार डर्थ किससे संबंधित है? जैसे कि फॉल्सी, स्कॉर्सिटी, अलाइट, बैन, ये इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब हम इसका आंसर देखते हैं। जिस प्रकार वेकेंट एम्प्टी यानी कि एम्प्टी खाली और वेकेंट का मतलब भी खाली, उसी प्रकार डर्थ का किससे संबंधित है? तो हमारा डर्थ है स्कॉर्सिटी से, यानी कि डर्थ का मतलब अभाव, उसी प्रकार से स्कॉर्सिटी का मतलब भी अभाव। यानी कि जिस प्रकार वेकेंट का अर्थ खाली यानी एम्प्टी होता है, उसी प्रकार डर्थ का मतलब अभाव स्कॉर्सिटी होता है, जो कि इंग्लिश में एक समानार्थी शब्द होते हैं। ये नीचे कुछ महत्वपूर्ण शब्द समान शब्द दिए हुए हैं, जैसे कि अभाव स्कॉर्सिटी, डर्थ का मतलब स्कॉर्सिटी, हाउस होम, अलाइट डिसेंड, फालेसी आइलुसुम, एडोब ड्वेलिंग। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं। जिस प्रकार अभी हमने समान शब्द को जाना, उसी प्रकार से अब हम विपरीत शब्द को जान लेते हैं। जिस प्रकार अच्छा का विपरीत क्या होता है?
बुरा, यानी कि अच्छा जो कि बुरा से संबंधित है। उसी प्रकार घृणा किससे संबंधित है, यानी कि एक विपरीत शब्द हो गए, अच्छा और बुरा। अच्छा जो कि बुरा से संबंधित है, तो हमारा घृणा किससे संबंधित, दयालु, जीवन, भरण, प्रेम या इनमें से कोई नहीं। तो जिस प्रकार अच्छा हमारा बुरा से संबंधित है, तो घृणा करना और एक इसका विपरीत क्या होता है, प्रेम करना। क्या हुआ, प्रेम करना। ठीक है,